यूनिट 6 आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत छोटा यूनिट है पर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, इसको पॉलिटी में हमने कवर किया है। तो इस यूनिट के साथ साथ लीगल कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको पॉलिटी के भी कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। आपको अपने अपने लाइव क्लास में या प्लेलिस्ट में जा करके देख लेना है। पॉलिटी की वैसे भी पकड़ होनी चाहिए, तभी आपके 4-5 क्वेश्चन इसमें बन पाएंगे। आइए हम देखते हैं पहला जो हमारा पॉइंट है यूनिट 6 का, उसको व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। पहला चीज यहाँ जो हमें समझना है वो है, हम जब पॉलिटी स्टार्ट करते हैं तो इस चीज से ही स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम है ब्रिटेन दुनिया का एक ऐसा देश है जो रिटेन नहीं है। क्या है? अलिखित संविधान है। तो भाई अब आप सोचोगे सर संविधान लिखना ना लिखना या संविधान जरूरी ही क्यों है? तो अब आपको बताते हैं मान लो आपका घर है और उस घर में नियम चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो नियम कानून फॉलो किए ही जाते हैं। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके दादाजी बड़े होंगे, वो नियम बनाते होंगे, वो कानून बनाते होंगे और सभी लोग उसको मानते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बताइए, होता है ना? कोई ऐसा है जो ये बोले कि ना मेरे मेरे घर में ऐसा नहीं होता है? कोई ना कोई तो नियम बनता ही है। और वो नियम कानून जो होते हैं वो आपके घर की पिलर होता है। क्या होता है घर का? वो पिलर होता है ना? अगर आप कहोगे नहीं भाई हम वो नियम कानून नहीं मानते हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है आपके सर्वाइवल के लिए। आपको वो नियम कानून मानना होगा। ठीक है, क्यों मानना होगा? क्योंकि आप 18 साल से कम को तो कानूनी भी आपको उनके अंदर में रहना है। ये चीज़ बहुत मुश्किल नहीं है समझना, आपको मैं समझा रहा हूँ। ये चीज़ों को समझो, बहुत आसान है। सो इट लेज डाउन द फ्रेमवर्क एंड प्रिंसिपल। तो आपके घर में जो नियम कानून है, सपोज करो उसको एक पन्ने पे लिख दिया जाए। ठीक है, उस पन्ने को लिख दिया जाए और कह दिया जाए कि आपको इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना मिलेगा, इतने बजे नाश्ता मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, आप जाओ अपना समझो। तो आप क्या करोगे? इट लेज डाउन द फ्रेमवर्क एंड प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज मोडालिटीज ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड इट्स सिटीजन। तो आपके घर में जो वो पेज लिखा था वही पेज आपके घर का कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। हमारे लिए क्या नियम कानून कायदे कानून है, मोडालिटीज हैं, इंटरैक्शन कैसे करना है अलग अलग ऑर्गन में, अलग अलग ग्रुप में कौन कमाएगा, कौन पैसा देगा, कौन बजटिंग करेगा, कौन राशन का सामान लाएगा, ये सब चीजों में। सो हमने क्या देखा? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल बुक ऑफ लॉ इन एनी कंट्री। फंडामेंटल बुक ऑफ लॉ से आप क्या समझते हो? वो इस देश का, आप देखते हो ना, विरोधी पार्टी हो या अपोजिशन हो या सत्तारूढ़ पार्टी हो, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन 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 चिल्लाते रहते हैं। हमेशा कहते हैं कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं। क्यों जरूरी है भाई? क्योंकि ये बेसिक लॉ है, इसी के अकॉर्डिंग देश को चलाना है। समझ गए? तो इट इज द बेसिक लॉ ऑफ एनी कंट्री। इट लेज डाउन द फ्रेमवर्क एंड प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। वेरियस ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं उनका फ्रेमवर्क क्या होगा, इन सब के मोडालिटीज और इंटरैक्शन क्या होगा, ये सब चीज। अब आते हैं लॉ। हम पढ़ते हैं लॉ क्या है, क्योंकि दूसरा पॉइंट है। हाँ, एक चीज आपके दिमाग में होगा कि आप सोचोगे सर कॉन्स्टिट्यूशन इतना आपने आसान पढ़ा दिया। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट, शेड्यूल और ये बाकी चीज आपके पॉलिटी में पढ़ी हुई है। लाइव क्लासेज में जाओ और जाकर के नए सीरीज वाला वीडियो देखो, आपको सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो ये मत समझना कि ये खत्म हो गया, उसमें कम से कम 10 घंटे का वीडियो है जो कि आपको देखना है। तो ये उसका एडिशनल पार्ट है। ठीक है, वो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। कानून का अर्थ क्या है? कानून होता है लॉ। दूसरा टॉपिक है लॉ मीन्स जस्टिस, मोरालिटी, रीजन, ऑर्डर एंड राइटियसनेस या राइटियस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द सोसाइटी। अब हम क्या करते हैं, हिंदी वाले बच्चों के लिए हमने हमेशा से कहा है विधि का कॉन्सेप्ट यहाँ लिखा हुआ है। विधि की अवधारणा न्याय शास्त्र का एक मूलभूत विषय है जो यह समझने का प्रयास करती है कि विधि क्या है, यह कैसे कार्य करती है और समाज में इसकी क्या भूमिका है। क्लियर है ये चीज? यही चीज अब हम इसमें पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। लॉ मीन्स जस्टिस, मोरालिटी, रीजन, ऑर्डर, राइटस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखा जाता है लॉ का डिफिनीशन। समझ में आया आपको? आपके लिए लॉ क्या है, ये डिफिनीशन किसी भी सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाता है। लॉ मीन्स जस्टिस, मोरालिटी, रीजन, ऑर्डर, राइटियस पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये कहोगे कि हमारे यहाँ ये लॉ है, उनके यहाँ ये लॉ है। क्यों? क्योंकि वहां की सोसाइटी ने ये डिमांड किया था। इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ गए तो दहेज विरोधी कानून बनाए गए ना। बहुत देशों में नहीं है, पूरे दुनिया के कई देशों में है ही नहीं ये सब चीज, 1% नहीं है। तो भाई क्योंकि वहां की सोसाइटी में ये लॉ नहीं है, वहां के लिए जैसे सऊदी अरब वगैरह में चोरी करोगे हाथ काट देगा आपका,
तो वहां के सोसाइटी के लिए वो लॉ हो गया जो वहां मान्य है ना। ऑर्डर्स ऑर्डिनेंसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लेजिस्लेचर। लॉ मीन्स रूल्स ऑफ कोर्ट, डिक्रीज, जजमेंट, ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, इंजंक्शंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द जजेज। अब देखो, अब लॉ को थोड़ा और बढ़ाते हैं। स्टैट्यूटीज भी एक तरीके का लॉ ही है, विधि कानून का एक, जैसे जिस बिल को हम पास कर देते हैं, ठीक है, और जिसको एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से कानून बनाते हैं, दोनों में अंतर होता है। एक बिल कहते हैं, एक को स्टैट्यूटी कहते हैं। एक्ट्स, एक जो होता है आपका बिल जब पास हो जाएगा तो उसको एक्ट कहेंगे। रूल्स मतलब कोई नियम, रेगुलेशन, निर्देश, ऑर्डर्स, ऑर्डिनेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेजिस्लेचर, जो कानून बनाने के दृष्टिकोण से बनाए जाते हैं, इन सब को शामिल किया जाता है लॉ में। लॉ मीन्स रूल ऑफ कोर्ट, कोर्ट का मतलब भी लिया जाता है लॉ से। डिक्री, जजमेंट, ऑर्डर ऑफ कोर्ट्स, इंजंक्शन, निषेध लगाए जाते हैं कई बार, ये सब लॉ में आता है। लॉ के ये पार्ट हैं, लॉ में अंदर से सारे काम होते है ना। क्यों? की एलिमेंट्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। डिफिनेशन ऑफ लॉ। लॉ इज ऑफन डिफाइंड एज a set of rules or norm created enforced by governing authority to regulate human behavior। यही तो करता है लॉ। एक गवर्निंग अथॉरिटी के द्वारा कानून बनाया जाता है जो कि ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। कंट्रोल करे ना करे, रेगुलेट करता है। आप ट्रैफिक पुलिस को देख करके देखते हो, भाई हेलमेट लगा लो, क्यों भाई? क्योंकि आपके बिहेवियर को रेगुलेट कर रहा है ना। तो ये नियम किसने बनाया कि हेलमेट पहन के चलना है? ये बनाया गया पार्लियामेंट में। इट एम्स टू मेंटेन ऑर्डर, प्रोवाइड जस्टिस एंड रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी। इसका टारगेट क्या है, एम क्या है? तो देखो, इसका टारगेट है कि आपको एक ऑर्डर सोसाइटी में हो, ठीक है, जस्टिस दिया जाए, कॉन्फ्लिक्ट को सुधारा जाए या खत्म किया जाए। कैसे इसको करना है समझाता हूं आपको। होता यह है, आपको मैं बताता हूं, होता यह है कि समाज में कई तरह के झगड़े चलते रहते हैं, ठीक है। अब ये झगड़ा जो चल रहा है समाज में, इसका कुछ ऐसा हिसाब किताब है कि अगर झगड़े में दूसरे वाले पक्ष को किसी ने मारा, सामने वाले पक्ष को छोड़ दिया जाए अगर, तो अव्यवस्था आ जाएगी। सब लोग सोचेंगे भाई मारने पे तो कुछ होगा ही नहीं, तो हर तरफ आपको क्रिमिनल ही दिखेगा, है कि नहीं है? जो बिहार में एक समय में क्रिमिनल राज था, हर कोई सतर्क रहता था। तो इट एम्स टू मेंटेन ऑर्डर, प्रोवाइड जस्टिस एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स इन सोसाइटी। समझ में आ रहा है आपको? ये हुआ बात। फीचर्स ऑफ लॉ, नॉर्मेटिविटी। फीचर्स ऑफ लॉ में आपको आना है, क्या फीचर होते हैं भाई? हर मोबाइल का फीचर होता है ना, तो हम लॉ का तो फीचर पढ़ेंगे, आपके सिलेबस का पार्ट है। नॉर्मेटिविटी होता है, लॉज प्रिस्क्राइब हाउ इंडिविजुअल्स ऑट टू एक्ट। ये नॉर्म्स आपके बताता है कि आपको कैसे एक्ट करना है। चलते हुए रोड पे किसी को झापड़ मार दोगे, 3 महीने की जेल हो जाएगी, ठीक है, बिना मतलब का, ठीक है। वहीं आपको कोई झापड़ मारे तो आपको मुक्का मारने का अधिकार है, कानून ही देता है। लॉज प्रिस्क्राइब हाउ इंडिविजुअल्स ऑट टू एक्ट। इन्फोर्सिएबिलिटी, लॉज आर बैक्ड बाय सैंक्शंस और पेनल्टीज इफ दे आर नॉट फॉलोड। ये जो है फीचर्स ऑफ लॉ में इन्फोर्सिएबिलिटी बहुत मायने रखता है, याद रखिएगा, ठीक है। लॉ जो है सैंक्शन और पेनल्टी के द्वारा करवाया जाता है। अथॉरिटी, लॉज आर क्रिएटेड बाय रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस सच एज लेजिस्लेचर और कोर्ट्स। समझ में आया आपको? एक तो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस इसको बनाता है, जिसमें लेजिस्लेचर होगा या कोर्ट। आपने देखा ही होगा, कानून कौन बनाता है? या तो लेजिस्लेचर, हमारे संसद भवन बनाएंगे, या एमएलए एमपी जहां बैठते हैं वो विधानसभा बनाता है। यूनिवर्सलिटी होता है, सब पे लागू होता है इक्वली। ये इसके स्पेशल पॉइंट्स है जो मैंने आपको बुलेट कर दिया। पर्सपेक्टिव्स ऑन लॉ, नेचुरल लॉ। देखो, लॉ में कई तरह के पर्सपेक्टिव होते हैं, आप सुनते होंगे ना, सोशल लॉ है, नेचुरल लॉ है, कॉलेज का लॉ है, ये वो लीगल प्रोविजिटिव, मतलब हर चीज है इसमें। तो नेचुरल लॉ क्या कहलाता है? लॉ इज रूटेड इन मोरल प्रिंसिपल्स एंड यूनिवर्सल वैल्यूज दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन इनैक्टमेंट। थिंकर्स लाइक एरिस्टोटल, एक्विनास, लॉक हैव आर्ग्यूड फॉर कनेक्शन बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी। अब इसमें ये जो विद्वान है ना, इन लोगों के सिद्धांत पढ़ने होते हैं, आपको नहीं पढ़ना है। इनके कुछ कुछ कोटेशन वगैरह अगर एग्जाम में आएगा तो हम पढ़ाएंगे आपको। लॉ इज रूटेड इन मोरल प्रिंसिपल, ये जो है ना एक वैयक्तिक प्रिंसिपल में डिपेंड करता है। एंड यूनिवर्सल वैल्यूज दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन इनैक्टमेंट। ये एक मोरल प्रिंसिपल है जो यूनिवर्सल वैल्यूज में इंक्लूडेड होगा, स्वतंत्र रूप से शामिल होता है। थिंकर्स लाइक अरिस्टोटल, एक्विनास एंड लॉक, ये सब विचारक हैं, थिंकर्स हैं, जो कनेक्शन बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी के कनेक्शन को दिखाते हैं। लीगल पॉजिटिविज्म बात करते हैं, ये क्या होता है?
Legal positivism, law is defined by authority of a sovereign or legal system and is separate from moral consideration. Law is defined by authority of sovereign or legal system. अब ये समझो कि एक लीगल पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट आपको जानना चाहिए। हमारे देश में सोवरेनिटी वाला इंस्टीट्यूशंस कौन कौन है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, पार्लियामेंट है, ये सबसे सोवरेन है, इससे ऊपर कोई नहीं है। हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और उसी अथॉरिटी के द्वारा मोरल कंसिडरेशन से डिफाइन किया जाता है इस चीज को। इसके भी प्रोपोनेंट है जॉन ऑस्टिन और HLA हार्ट, दो लोग हैं यहाँ, नाम मिल गया आपको, HLA हार्ट। लीगल रियलिज्म क्या होता है? फोकसेज ऑन एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ लॉ। मान लो किसी देश में भाई पहले किसी की कोई मार देता था तो उसको फांसी दी जाती थी, लेकिन अब वैसा माहौल नहीं रहा, अब फांसी नहीं दी जाती है। फोकसेज ऑन एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ लॉ एंड जुडिशियल डिसीजन मेकिंग रैदर देन एब्स्ट्रैक्ट रूल्स। ये किस बात पे फोकस करता है? एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ लॉ पे हो रहा है कि नहीं। मान लो हेलमेट पहनना है रोड पे, लेकिन अभी तक बिहार में लोग नहीं पहनते थे, अब ट्रैफिक थाना बन गया, सब लोगों का अलग अलग काम बन गया, तो भाई अब सबको पहनना मजबूरी हो गया, तो सब लोग पहन रहे हैं। बात समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? इस चीज को देखना कि भाई वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, वो रियलिज्म है, रियलिस्ट है। इट emphasizes that law is shaped by social, political and economic factors. Sociological jurisprudence views law as social institution that evolves with society and reflects its values and interest. तो ये सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस है जो कि सोसाइटी के प्रभाव से इवॉल्व होता है और इसके वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है। फंक्शंस ऑफ लॉ, फंक्शंस ऑफ लॉ क्या कहता है? फंक्शंस ऑफ लॉ कहता है रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर। ये क्या काम करता है, फंक्शन इसके क्या क्या है, किस तरीके से ये कार्य करता है? रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, पहली चीज ये रेगुलेट करता है बिहेवियर को, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर को ठीक करता है, आपने देखा होगा। स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी को ठीक करता है। जस्टिस एंड इक्विटी भी करता है, न्याय करता है सोसाइटी में, एंड इंडिविजुअल राइट एंड प्रोमोट फेयरनेस भी करता है। इकोनॉमिक रेगुलेशन, इकोनॉमिकली भी अगर हम देखें तो रेगुलेट करता है चीज़ों को। अब इसमें थ्योरीज एंड डिबेट्स हैं, जैसे HLA हार्ट्स बुक द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ इज वन ऑफ द सेमिनल वर्क इन मॉडर्न लीगल फिलोसफी। किताब का नाम याद रखो, हार्ट याद रखना, HART हार्ट्स है, HLA हार्ट्स। राइटर का नाम या ऑथर का नाम आप यहाँ देख लो, ठीक है। हार्ट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन प्राइमरी रूल्स विच इम्पोज ड्यूटी एंड सेकेंडरी रूल्स विच कन्फर्म पावर टू क्रिएट, मॉडिफाई और एडजुडिकेट लॉ। इन्होंने दो तरह के रूल्स की बात की। एक प्राइमरी जो ड्यूटीज आपको बताते हैं कि आपको ये करना है, वो करना है, वो करना है। दूसरे जो आपको कानून बनाने का, मॉडिफाई करने का और उसको किस पे लागू करना है, ये पावर देता है। रोनाल्ड डॉर्किन, ये दो विद्वान हैं, इनको याद रखिएगा। क्रिटिसाइजेज लीगल पॉजिटिविज्म, लीगल पॉजिटिविज्म हमने देखा था ना, उन्होंने क्या किया है, पॉजिटिविज्म, एंड आर्ग्यूज दैट लॉ इंक्लूड्स प्रिंसिपल डिराइव्ड फ्रॉम मोरालिटी एंड जस्टिस, नॉट जस्ट रूल्स। लीगल पॉजिटिविज्म में जो कंसेप्ट दिया गया है कि सिर्फ ये जस्ट रूल्स होते हैं, उससे ये अलग इन्होंने कहा है। लॉ एंड सोसाइटी, लॉ इज बोथ अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी एंड एन इंस्ट्रूमेंट टू शेप इट। इट रिफ्लेक्ट्स कल्चरल वैल्यूज, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड पावर स्ट्रक्चर। लॉ क्या है? ये सोसाइटी और उसके इंस्ट्रूमेंट का एक प्रोडक्ट है। मतलब सोसाइटी ना हो तो लॉ की कोई जरूरत है? हमें सोसाइटी अच्छा ना बनाना हो तो हमें लॉ की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा ही होता है ना। It reflects cultural values, historical contexts, and power structures. The relationship between law and ethics, politics, economics is complex and deeply intertwined. Would you like to drive deeper? तो आप अगर चाहो तो इसमें डीपर जा सकते हो। ये चीज़ है, मैंने कॉन्सेप्ट वाइज आपके लिए रख दिया है, ठीक है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ पिटीशन। आप में से बहुत लोग होंगे, सुनते होंगे ये पिटीशन डाल दिया गया। अंग्रेज भी थे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया था प्रेयर पिटीशन के लिए। अंग्रेजों के खिलाफ पिटीशन दायर करती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, करती थी ना जी, करती थी कि नहीं करती थी, बताओ, यही करती थी ना। तो इस कॉन्सेप्ट ऑफ पिटीशन को समझते हैं कि भाई ये पिटीशन होता क्या है। जैसे आपको घर में चाहिए पैसा, तो आप जाते हो मम्मी के पास, तो मम्मी मुझे 5 रुपए दो ना, तो मम्मी कहती है नहीं है मेरे पास अभी पैसे नहीं है, जाओ पापा से ले लो। तो उसको तो याद है कि पापा से पिछले 5 साल से पैसा मांग रहे हैं, तो झापड़ ही मिलता है, पैसा तो कभी मिलता है नहीं। तो
मम्मी कहती है देखो बेटा सही में मेरे पास नहीं है, तो बोलती है कि देखो इस बार पैसे मेरे पास है भी नहीं माँ। माँ बोलती है और हम मांग के भी नहीं लाएंगे तुम्हारे पापा से, तुम ही को मांगना पड़ेगा, तरीका ढूंढो, उनसे विनती करो, प्रार्थना करो, एक पिटीशन दो उनको। उर्ली देगा घर में बच्चा, तो पिटीशन एक देगा, जाएगा कहेगा पापा पापा आप हमको पैसे दोगे 5 रुपए, मुझे बड़ी ज़रूरी काम है। पापा बोलेंगे "ए, क्या काम है तुमको 5 रुपए का, इतना सारा पैसे का करोगे क्या तुम"। तो फिर पापा को ये लगेगा कि भाई इतना विनती से बोल रहा है, कुछ काम भी हो सकता है, आज तक तो इतना प्रेम से नहीं आया मांगने कभी। तो विनती को स्वीकार करके वो पिटीशन मान लेंगे और 5 रुपए आपको दे देंगे। एक एग्जाम्पल है, बचपन में ऐसा होता था। हर बार मार खाने पे भी पापा एक बार दे देते, क्यों? क्योंकि बड़ी प्रेम से बाबा जी लोग क्या करते हैं, बच्चों को दादा जब बन जाते हैं दादा दादी, तो अपने पोता पोती को क्या करते हैं, कितना भी पैसा मांगे उनको दे देते हैं, वो नहीं रोकते हैं। तो a petition is a formal request made to an authority or organization seeking a specific relief, action or redressal of a grievance. It is a tool that allows individual or groups to voice their concern and seek solution through legal or administrative mechanism. अर्जी एक औपचारिक निवेदन होता है, पहले तो ये ऑफिशियल चीज होता है जो जिसे किसी प्राधिकरण या संस्था के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। किसी संस्था के दिया जाता है, जैसे आपके घर में मैंने पिताजी को बताया, तो वो संस्था है, ताकि कोई विशेष राहत कार्रवाई या शिकायत का निवारण हो सके। यह व्यक्तियों या समूहों को अपनी समस्याओं को प्रस्तुत करने और समाधान प्राप्त करने का माध्यम प्रदान करती है। किसी को समस्या है तो पिटीशन देता है, किसी को कुछ सुझाव लेना है या कुछ समस्या दिखाना है दूसरे को, तब वो पिटीशन देता है कि सभी लोग जाने उस बात को। ठीक है, ये चीज। की फीचर्स ऑफ पिटीशन, अर्जी की कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या होती हैं भाई, समझो। एक तो फॉर्मल डॉक्यूमेंट ये होता है, स्ट्रक्चर्ड रिटन डॉक्यूमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि आप ओरल पिटीशन देते हो लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं होता। कहते हैं ना कि कोई घूस ले लिया आपसे सरकारी ऑफिस में, मुंह से बोलोगे कोई नहीं मानेगा, सुन लेगा आपका, बस लिख के दे दो उसको। जिसको लिख के हाथ में दोगे ना और उसका फोटो अगर खींच लिया तो उसकी मजाल नहीं है, शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूँ, कि वो उस पर एक्शन ना ले, उसी पे एक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपने देते हुए फोटो लिया उसका, भाई हमने तो कंप्लेन किया है रिटर्न, हमको एक कॉपी दो इसका रिसीव करवा के ऑफिस से। तो फॉर्मल डॉक्यूमेंट, अ पिटीशन इज स्ट्रक्चर्ड एंड रिटन डॉक्यूमेंट, स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, इच एड्रेसेज ए स्पेसिफिक इशू और ग्रीवेंस एंड सीक एक्शन और रिलीफ। एड्रेस टू अथॉरिटी, it is usually submitted to a government body, court or other competent authority। ठीक है, ये क्या है भाई, ये हमेशा अथॉरिटी को, यानी जो संविधान में हमारे अथॉरिटी क्या होता है, हमारा गवर्निंग बॉडी गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट को पिटीशन देते हैं, हाई कोर्ट में देते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स भी देते हैं। पिटीशन में ऐसा नहीं है कि सीधे मुंह से बोल दोगे आप, उसमें रीजन दोगे, लॉजिक दोगे कि भाई आग आजकल ज्यादा लग रहा है बिल्डिंग्स में, पूरे देश में आग लग जा रहा है फटाक से, लोग इतने संपत्ति का नुकसान हो गया, ये डेटा है, ये रिसर्च बताता है, इतने लाख करोड़ की संपत्ति का नुकसान हो गया, इतनी जाने गई। अगर आग को हम नेचुरल आपदा घोषित नहीं करेंगे तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत की बात है। फैक्ट्स एंड लीगल ग्राउंड्स टू सपोर्ट द रिक्वेस्ट। ठीक है, अपना लीगल ग्राउंड्स भी उनको देंगे। कलेक्टिव और इंडिविजुअल, पिटीशन कैन बी फाइल्ड बाई इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, ये भी ध्यान रखिएगा। टाइप ऑफ पिटीशन, ठीक है, तो लीगल पिटीशन होगा, कानूनी अर्जी। क्या होगा, कानूनी अर्जी, जो कानून के क्षेत्र में दिया जाता है। लीगल रेमेडीज, मान लो आपका गाड़ी कहीं आराम से लगा तो कोई आया उड़ा के उसको चल दिया, उसके गाड़ी का नंबर आपको पता है, पता चले कि बहुत बड़ा आदमी है भाई, जा रहे हैं तो मार के भगा दे रहा है हमको, तो आप पिटीशन डालोगे कि हमको इसका न्याय चाहिए भाई। रीट पिटीशन डाला जाता है हाई कोर्ट में, बहुत सारे रीट्स होते हैं, आपने जाना होगा या आपको मिल जाएगा पॉलिटी में, हम पढ़ाएंगे आपको, पढ़ाए भी हुए हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पिटीशन होते हैं, फाइल्ड विथ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज फॉर ग्रीवेंस और पब्लिक इंटरेस्ट इशू। ये जो है प्रशासनिक अर्जी दी जाती है। पब्लिक पिटीशन डाला जाता है, फाइल्ड बाय ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू डिमांड एक्शन ऑन सोशल और पॉलिसी रिलेटेड इशू, ये पब्लिक पिटीशन होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव पिटीशन हो गया, उसको याद है आपको। चलो, तो पब्लिक पिटीशन हो गया ये। उसके बाद है ऑनलाइन पिटीशंस। ऑनलाइन अर्जियां आपको याद रखना है, जो हम लोग आजकल देते हैं, ये सब बस टाइप हैं,
आप समझ लो, कई बार होता है ना पिटीशन दायर करके साइन करवा के भेजा जाता है। पिटीशन का इंपॉर्टेंस क्या है? डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन। पिटीशंस एम्पावर सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग। डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन होता है इस मतलब पॉलिसी मेकिंग में। अगर आप पिटीशन दोगे तो उसके हिसाब से कानून बनाए जाते हैं। आपने सुना होगा कई बार कि हमने ये लिख के दिया, पिटीशन साइन करवाया इतने लोगों से, उस पर कानून बन रहा है। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी होती है। पिटीशन देने का मतलब है सामने जिस पे पिटीशन मांगा जा रहा है उसकी भी भाई बहुत डर लगता है उसको कि अरे यार पिटीशन दायर कर दिया इसने। द होल्ड अथॉरिटी इज अकाउंटेबल फॉर एड्रेसिंग एंड ग्रीवेंस। आपकी जो शिकायत होगी उसको अकाउंटेबल बनाया जाएगा। एंड और इम्प्लीमेंटिंग चेंजेज। लीगल रिकोर्स, कानूनी सहारा लेने के लिए भी ये जरूरी है। ठीक है, क्या करना है? कानूनी सहारा लेकर के भी ये काम करना है। प्रोवाइड्स अ पाथवे फॉर इंडिविजुअल टू सीक जस्टिस और रेमेडी थ्रू लीगल सिस्टम। ये एक पाथवे डिक्लेयर करता है इंडिविजुअल्स के लिए कि रेमेडी करे लीगल थ्रू द लीगल सिस्टम, सीक जस्टिस और लीगल सिस्टम। ठीक है। पब्लिक अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो पिटिशंस ब्रिंग अटेंशन टू प्रेसिंग इशूज एंड मोबिलाइज पब्लिक सपोर्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत सारे पब्लिक अवेयरनेस के लिए फैलाए जाते हैं ये चीज़। प्रोवाइड्स अ पाथवे फॉर इंडिविजुअल टू सीक जस्टिस। क्लियर है। अब इसमें एग्जांपल्स ऑफ पिटीशन में देखोगे, रीट पिटीशन। रीट पिटीशन में होता है हैबियस कॉर्पस, जो व्यक्ति को अगर पुलिस ले जाती है तो 24 घंटे में कोर्ट में उसको हाजिर करना है। बहुत जघन्य अपराधी है तभी नहीं किया जाता। टेररिस्ट अगर कोई पकड़ाएगा तो उसको मुश्किल है कि उसको किसी तुरंत, देखो टेररिस्ट आज के ज़माने में अगर पकड़ाता है उसका अलग कोर्ट होता है, NIA कोर्ट होगा, CBI कोर्ट होगा, उसमें उसको ले जाते हैं पूरी सुरक्षा के बीच में। ठीक है, और 3-3 4-4 महीने वो रख सकते हैं। लेकिन अगर आप पुलिस आपको ले जाएगी तो 24 घंटे में उसको कोर्ट में प्रस्तुत करना है। प्रोहिबिशन, सर्टियररी एंड क्यूबो वारंटो। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक होता है जनहित याचिका। ठीक है। फाइल्ड इन कोर्ट्स टू एड्रेस पब्लिक इंटरेस्ट इशू। ये जो है कोर्ट्स को फाइल किया जाता है ताकि पब्लिक इंटरेस्ट इशू को दिखाया जाए। ऑनलाइन कैंपेन, प्लेटफॉर्म्स लाइक change.org होस्ट अ प्लेटफॉर्म फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल कॉज। ऑनलाइन कैंपेन के लिए भी ये किया जाता है। तो पिटीशन का आई होप आपने मतलब समझ लिया है कि पिटीशन इज अ वाइटल इंस्ट्रूमेंट इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, empowering individuals and group to seek justice, raise awareness and push for reforms। ठीक है, ये हो गया। सुधार करता है, ये जो गैप होता है सोसाइटी और लॉ के बीच में उसको भरता है। गवर्निंग बॉडी को कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं, वॉइस लोगों के दब जाते हैं तो वो यहाँ तक पहुँचाता जाता है। इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ लिटिगेशन। क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ लिटिगेशन, समझिए इसको। आप में से बहुत लोग होंगे कहते हैं कि आई विल सू यू इन अ कोर्ट। लिटिगेशन रेफर्स टू द लीगल प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स और क्लेम्स इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। इट इन्वॉल्व्स फाइलिंग लॉ सूट्स, प्रेजेंटिंग एविडेंस एंड ऑब्टेनिंग अ जुडिशियल डिसीजन। इट इज अ फॉर्मल मैकेनिज्म टू इन्फोर्स लीगल राइट्स और सीक रेमेडीज फॉर ग्रीवेंसेज। लिटिगेशन क्या होता है? लीगल प्रोसेस है ये, जिसमें आपको कुछ मतलब कहते हैं ना केस लड़ा जाता है तो कुछ ना कुछ भाई उसका कारण होता है, कोई डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए। इट इन्वॉल्व्स फाइलिंग लॉ सूट्स, प्रेजेंटिंग एविडेंस एंड ऑब्टेनिंग अ जुडिशियल डिसीजन। इट इज अ फॉर्मल मैकेनिज्म टू इन्फोर्स लीगल राइट्स और सीक रेमेडीज फॉर ग्रीवेंस। ये एक फॉर्मल मैकेनिज्म होता है, याद रखिएगा। की फीचर्स ऑफ लिटिगेशन। की फीचर्स ऑफ लिटिगेशन क्या होता है? इसके लिटिगेशन के कुछ फीचर होते हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ मोबाइल के फीचर होते हैं। फॉर्मल लीगल प्रोसेस होता है ये। लिटिगेशन इज अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टमेटिक प्रोसेस गवर्न्ड बाय लॉज एंड प्रोसीजर। विधिक वाद, कानूनों और प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित एक व्यवस्थित और संरचित प्रक्रिया है। कोर्ट इंटरवेंशन, न्यायालय की इसमें भूमिका होती ही होती है, बिना न्यायालय की भूमिका के ये हो नहीं सकता है। तो फॉर्मल लीगल प्रोसेस होता है, ये याद रहेगा। It involves seeking resolution through a judicial system such as civil or criminal courts. Adversarial nature मतलब ये प्रतिपक्षी है। Litigation is typically adversarial with opposing parties arguing their cases। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। Legal representation होता है। Parties often hire lawyers to present their case effectively। ये हो जाता है अपने अपने लीगल लॉयर को हायर किया जाता है। बाइंडिंग डिसीजंस, द कोर्ट्स डिसीजन इज फाइनल एंड लीगली बाइंडिंग सब्जेक्ट टू अपील्स। कोर्ट का जो डिसीजन होता है
वो हमेशा हम पे लागू होता है, बाइंडिंग होता है। टाइप्स ऑफ लिटिगेशन आप सुनते होंगे, कई तरह का टाइप हो सकता है भाई। सिविल लिटिगेशन होता है जिसमें प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली मैटर एंड फाइनेंशियल क्लेम, ये सब आता है किसमें, सिविल में। किसमें आता है, ये सिविल वाद है, इसके लिए चलेगा तारीख पे तारीख। क्रिमिनल लिटिगेशन आप देखते होंगे, केस इन्वॉल्विंग क्राइम, थेफ्ट, असॉल्ट और फ्रॉड, ये चलता है इसमें, ठीक है, समझ में आ गया। क्रिमिनल लिटिगेशन, क्लियर है ये चीज। अगला है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो जनता के कल्याण के लिए कोई पिटीशन दायर किया जाता है, उसमें ये होता है। फाइल इन एड्रेस स्पेस, जैसे बाढ़ आ गया और कोई सरकार पैसा ही नहीं दे रही है लोगों को, मास लोग अफेक्टेड हो गए, तो ये चीज़ हो गया। कमर्शियल लिटिगेशन होता है, बहुत सारी कंपनीज में एक दूसरे से झगड़े हो जाते हैं भाई। कोई कहता है अरे वो हमारा कॉपीराइट कर लिया, हमारा चोरी कर लिया, हमारा ये कर लिया, हमारा वो कर लिया। होता है ना ऐसा चीज़ कि नहीं होता है, एकदम होता है। अब आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लिटिगेशन, प्रशासनिक वाद, चैलेंजेस अगेंस्ट डिसीजन और एक्शंस ऑफ गवर्नमेंटल अथॉरिटीज, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ लिटिगेशन, विधिक वाद का महत्व। इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स, अधिकारों का प्रवर्तन कैसे किया जाएगा। लिटिगेशन इंश्योर दैट लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड इन्फोर्स्ड। लिटिगेशन ये मतलब करता है, क्या कहते हैं, इंश्योर करता है कि लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड, ठीक है, आपके जो कानूनी राइट हैं, विधिक राइट, वो प्रोटेक्ट किए जाए, इन्फोर्स किए जाए। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, विवाद समाधान। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मतलब प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स इन फेयर एंड इम्पार्शियल मैनर। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर में क्या हो जाएगा, सामाजिक व्यवस्था जो है हमारा, मेंटेन्स सोशल हार्मनी बाय एड्रेसिंग ग्रीवेंसेस थ्रू लीगल मीन्स। न्यायिक मिसाल में प्रेसिडेंट में भी ये, इसका अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा रोल है। लिटिगेशन स्टेब्लिश लीगल प्रेसिडेंट, कोई नियम बना दिया जाता है कि भाई ये इसके बाद अब ऐसा केस आएगा तो यही होगा। सोशल ऑर्डर रखता है ना, ये सब अपने बड़ा अकाउंटेबिलिटी रखता है। ये सब मुझे समझाना नहीं, आप समझते हो। एडवांटेज ऑफ लिटिगेशन, लिटिगेशन के क्या एडवांटेजेस हैं। फेयर प्रोसेस होगा, बाइंडिंग आउटकम होगा, जो नियम आएगा इतना फाइन देना है तो देना है। पब्लिक फोरम होगा, सार्वजनिक मंच भी होता है कई बार। चैलेंजेस ऑफ लिटिगेशन, तो ये होता है चैलेंजेस, इसमें क्या क्या आएंगे। लेकिन तो लेंदी प्रोसेस होगा। आज हमारे 5 करोड़ केस हमारे यहाँ पेंडिंग है और हर साल और केस आ रहे हैं, एक्सपेंसिव है, काफ़ी महंगा है। एक आपको मैं बात बताता हूँ, इस देश में कोई भी व्यक्ति कहीं भी केस लड़े और कुछ भी करे, आपको मैं समझा देता हूँ ये चीज़, ठीक है, क्योंकि ये आपके समझ में आ जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी आदमी को अगर न्याय मिल भी जाता है ना आखिरी में, और उससे जा करके पूछोगे कि क्या इस न्याय से आप खुश हो, इतना सारा वकील को पैसा देकर, इतना झूठ सजा, टेंशन, स्ट्रेस, दुख, हर्ष, विषाद सब ले करके, और आपको आखिरी में न्याय मिला है, आप खुश हो। बहुत लोगों को तो वो भी नहीं मिलता है। तो शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो बोलेगा हाँ भाई हम अपने न्याय से खुश हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता। इमोशनल स्ट्रेस, भावनात्मक तनाव। लिटिगेशन कैन बी मेंटली और इमोशनली टैक्सिंग, याद रखिएगा। तो लिटिगेशन का हमने यहाँ कंक्लूजन दे दिया। कॉर्नर स्टोन ऑफ द लीगल सिस्टम, प्रोवाइडिंग अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स व्हाइल it ensures justice and accountability. Its challenge like time and cost, complexity necessitate exploring alternative dispute resolution. आखिरी आपका कॉन्सेप्ट है एफआईआर। ये कह रहा हूँ ना, एक ये वीडियो और बाकी पॉलिटी आप देखोगे लगातार, सब कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो प्रथम सूचना रिपोर्ट, एफआईआर क्या होता है। एक औपचारिक दस्तावेज है जिसे पुलिस तैयार करती है, उसे संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना प्राप्त होती है। अब मान लो कोई किसी पे थूक फेंक दिया तो वो अपराध नहीं है कि नहीं है। अब कोई किसी को लेकिन थूक की जगह पे कोई किसी को पेट्रोल फेंक के आग लगा दिया, वो तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वो एफआईआर दर्ज कर लेती है कि नहीं। की फीचर्स ऑफ एफआईआर, नेचर ऑफ एफआईआर क्या होता है। इट इज रिटन और ओरल स्टेटमेंट गिवन टू पुलिस, आप बोलोगे वो लिखेगा इसको, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है ये भी आपको जानना चाहिए। तो एफआईआर इज फाइल्ड ओनली फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस वेयर द पुलिस हैव द अथॉरिटी टू रजिस्टर अ केस, इनिशिएट एन इन्वेस्टिगेशन विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ ए मजिस्ट्रेट। अब इसमें वो एफआईआर रजिस्टर करके बिना मजिस्ट्रेट के अप्रूवल के उसको इंक्वायरी कर सकती है। हु कैन फाइल, कौन दर्ज कर सकता है, कोई भी जिसको जानकारी है, कोई भी व्यक्ति
कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो वो ये काम कर सकता है, ठीक है, जिसे उसकी जानकारी है। वेदर इज अ विक्टिम, अ विटनेस और इन्फॉर्मेंट कैन फाइल एन एफआईआर। लीगल ऑब्लिगेशन होता है, पुलिस आर लीगली ऑब्लाइज टू रजिस्टर एफआईआर इफ द इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर है, आप में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि आज संडे को तो क्लास नहीं होती है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस सीरियस ऑफेंस होता है, मैंने कहा ना, ठीक है। रेप, मर्डर, थेफ्ट, राइटिंग, काउंटरफिटिंग, जाली सामान बेच रहा है, जाली नोट छाप रहा है तो ये सब कॉग्निजेबल संज्ञेय अपराध होते हैं। नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल में यही अंतर है। नॉन कॉग्निजेबल भी कुछ होता है, कुछ लोगों को ये होता है। और नॉन कॉग्निजेबल में क्या होता है कि उसको वारंट चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पनिशमेंट यूजुअली लेस देन 3 ईयर्स नॉन कॉग्निजेबल में। और कॉग्निजेबल में पुलिस अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के। इंक्लूड सीरियस क्राइम, मर्डर एंड रेप, इस तरीके आता है। मर्डर है तो बिना वारंटों के जाएगा, उसको उठा लेगा। सुनते हो ना, मर्डर हुआ, वहीं पे 4 लोगों को उठा के लेके पीट रहा है रात भर। पीटना नहीं है पुलिस को, लेकिन पीटता है। पुलिस आर लीगली ऑब्लिगेटेड टू रजिस्टर एन एफआईआर इफ द इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कंटेंट ऑन एफआईआर, नेम एंड डिटेल्स ऑफ द इंफॉर्मेंट, डेट, टाइम एंड लोकेशन ऑफ द ऑफेंस, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफेंस। पहले नाम पता लिखवाओगे, भाई कौन बता रहा है ये, डेट एंड टाइम, लोकेशन भी बताओगे, डिटेल डिस्क्रिप्शन भी बताओगे, नेम्स ऑफ द अक्यूज्ड इफ नोन एंड विटनेसेस, सिग्नेचर ऑफ द इन्फॉर्मेंट, उसको सिग्नेचर करवाना होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ एफआईआर क्या होता है? इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर करवा दोगे तो वहाँ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगा। बिना एफआईआर को चार्जशीट में बदलने के लिए उतना दिन टाइम दिया जाता है, ठीक है, उतने दिन में आप उसका चार्जशीट करोगे ही करोगे। इट मार्क्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, यह आपराधिक जांच प्रक्रिया की शुरुआत करता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड, FIR serves as official record of the offence and the initial details provided by informant. FIR अपराध और सूचक द्वारा दी गई प्रारंभिक जानकारी की आधिकारिक रिकॉर्ड है। लीगल एविडेंस, इट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस टू कोरोबोरेट द टाइम लाइन एंड डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट। ये एक लीगल साक्ष्य के रूप में भी होता है कि भाई हमने FIR करवाया था। ऑफिशियल रिकॉर्ड भी होता है, लीगल एविडेंस भी होता है। प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द विक्टिम, एफआईआर में जो विक्टिम है उसको कई बार सुरक्षा भी देनी पड़ती है। तो एफआईआर इंश्योर्स दैट विक्टिम्स ग्रीवेंस इज एक्नॉलेज एंड इन्वेस्टिगेटेड। अकाउंटेबिलिटी, इट होल्ड्स द पुलिस अकाउंटेबल फॉर इनिशिएटिंग एन इन्वेस्टिगेशन एंड टेकिंग नेसेसरी एक्शंस। ये पुलिस को कई बार पकड़ लेती है उनकी भी गलती, ठीक है, उनको अकाउंटेबल बनाती है कि भाई एफआईआर करवाया तो आप काम करो। प्रोसीजर फॉर फाइलिंग एन एफआईआर, अप्रोच पुलिस स्टेशन, जाइए वहाँ बैठिए और जिस जुरिस्डिक्शन में हो, मान लो आपका मुजफ्फरपुर या कहीं बनारस में मर्डर हो गया तो आप उसको पटना में थोड़ी ना रिपोर्ट करवाओगे, उसको एफआईआर तो कर लेगा उस तरीके से, लेकिन उसको 0 एफआईआर कहते हैं। अप्रोच पुलिस स्टेशन, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड एक्यूरेट डिटेल्स अबाउट द ऑफेंस इंक्लूडिंग द डेट, टाइम, प्लेस एंड पीपल इन्वॉल्व्ड। Recording the FIR, the police officer writes down the information, reads it back to the informant and obtain their signature. फ्री कॉपी टू इन्फॉर्मेंट, सूचक को निःशुल्क प्रति देना है। एक जो सूचक, ये कितने लोग जानते हैं, इसीलिए तो ये पढ़ाया जा रहा है ना आपको। आप जाओगे FIR करने तो आपका सारा इन्फॉर्मेशन लिखेगा, आपका साइन करवाएगा, पुलिस स्टेशन को अप्रोच करेगा। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड्स एक्यूरेट डिटेल आपको देना है, ठीक है, डेट, टाइम, प्लेस एंड पीपल जो होते हैं उसमें, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग होगी आपके पास, याद रखिए, तो सारा चीज़ सही सही बताना है। फ्री कॉपी टू इन्फॉर्मेंट, फ्री कॉपी ऑफ द FIR मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द इन्फॉर्मेंट, फ्री में देना है। ऑनलाइन भी कई जगह होता है, ऑनलाइन FIR कर सकते हो। चैलेंजेस इन FIR से संबंधित चुनौती है। नॉन रजिस्ट्रेशन, पुलिस वाला इतना मतलब वो हैं सब, दुष्ट हैं सब, कि वो रजिस्टर ही नहीं करता है FIR। उसको लगता है भाई थाने पे मेरे लोड आ जाएगा ज़्यादा, FIR करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। करप्शन, पैसा मांगेगा कि 2000 रुपये दो तो FIR लिखते हैं, तो कहता है SHO मैंने 10,000, SHO मतलब 20,000, इस तरीके का, अब वही FIR लिखवाता है। पुलिस में समटाइम्स रिफ्यूज टू रजिस्टर एन FIR ड्यू टू बायस, करप्शन और अदर रीजन, पॉलिटिकल दबाव या कोई और रीजन की वजह से। डिले इन फाइलिंग, देर से केस दर्ज करना, ये एक बड़ा प्रोसेस है। देर से दर्ज करोगे, किसी का रेप, मर्डर कुछ हो गया इस तरीके का, देर से दर्ज करोगे, वो केस ऐसे ही खराब हो गया, CBI को भेजना पड़ता है। इनकम्प्लीट डिटेल, अंड वंड कुछ लिख देगा फालतू का उसमें, मतलब बिना काम का इन्फॉर्मेशन, तो वो सटीक जानकारी मिलेगा नहीं। लीगल फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए? सेक्शन
54 ऑफ क्रिमिनल पीसी स्पेसिफाई द प्रोसीजर फॉर रजिस्टर्ड एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराधों के लिए दर्ज करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। जुडिशियल गाइडलाइंस भी है इसके। कोर्ट हैव एम्फसाइज्ड दैट पुलिस कैन नॉट रिफ्यूज टू रजिस्टर एन एफआईआर फॉर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए पुलिस रिफ्यूज नहीं कर सकती है। ये नहीं कि किसी को कोई गोली मार दिया और पुलिस कहेगा कि ना भाई कल सुबह और रात हो गया नहीं लिखेंगे। जब जो पहुंचा ना उसका एफआईआर वहीं दर्ज करना है। एफआईआर इज ए क्रिटिकल डॉक्यूमेंट इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, serving as the foundation for initiating investigation and ensuring accountability. Its proper registration and handling are essential for upholding the rule of law and protecting the rights of individuals. तो ये हो जाता है आपका कंक्लूजन। ये यूनिट खत्म हो गया। पॉलिटिक्स के साथ जरूर पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।